जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप देख रहे हैं लाइव भारत और आज हम अपने प्रोग्राम खासकर माय हेल्थ माय वेल्थ में बात करेंगे दिलबाग क्लिनिक के स्पोक्स पर्सन गुरपूरन बांसल से। और सबसे बड़ी बात, आज बात होगी आयुर्वेद के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, आयुर्वेद भारत का प्राचीन विज्ञान जिसका आज बोलबाला पूरे विश्व में गूंज रहा है। आयुर्वेद ऐसी विद्या है, आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ होती हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, 80% औषधियाँ भारतीय रसोई से ही निकल के आती हैं। तो और आयुर्वेदिक आज इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच रहा है और आयुर्वेदिक का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। उस संदर्भ में आज हम बात करेंगे दिलबाग क्लिनिक के स्पोक्स पर्सन गुरपूरन बांसल से और जानेंगे कि आयुर्वेदिक की इतनी बढ़ती वृत्ति और आयुर्वेद से शरीर में होने वाले परिवर्तन किस तरह होते हैं और आजकल जो लोग खासकर इंटरनेट से देखकर अपनी औषधि खुद ही तैयार करते हैं, उनके लिए लेंगे खास सलाह। तो स्वागत है गुरपूरन बांसल जी आपका लाइव भारत पे। धन्यवाद जी। जैसे कैलाश जी आपने बताया कि आयुर्वेद के बारे में आप जानना चाहते हैं। आयुर्वेद हमारा बहुत प्राचीन विज्ञान है। उस विज्ञान के आधार से हम जो निकालते हैं बातें, अगर उसको सही ढंग से कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है तो उसके जीवन में सुधार ही आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे आपने बात की कि इंटरनेट के ज़माने में लोग अपनी औषधि खुद ही तैयार करते हैं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। उसके बारे में मेरा निवेदन ये है कि कोई भी औषधि, कोई भी जड़ी बूटी हमें अपने आप तैयार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है उस जड़ी बूटी का, उस भस्म का इस्तेमाल कैसे करना है। कोई हर्ब है, उसका हमने कौन सा पार्ट इस्तेमाल करना है, किसी का स्टेम इस्तेमाल करना है, किसी का रूट इस्तेमाल करना है, किसी का हमने उसका तना इस्तेमाल करना है, किस मात्रा में, किस विधि से, किस हिसाब से हमने उसके पहले दुष्प्रभाव दूर करने हैं, किस टेम्परेचर में उसको हमने पकाना है, किस टेम्परेचर में उस औषधि को तैयार करना है और किस प्रोडक्ट के साथ हमने उस औषधि को खाना है। ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। अगर हम किताब में से पढ़कर या किसी से समझकर अगर कोई औषधि तैयार करते हैं, उसका पहले जो उसके साइड इफ़ेक्ट दूर किए बगैर जो हर्ब के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, या उसका हमने दुष्प्रभाव ज़्यादा दूर नहीं किए, जो औषधि हम बिना दुष्प्रभाव दूर किए तैयार करते हैं हर्ब्स के, उसका हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेदन ये है कि कोई भी जड़ी बूटी का हमने अगर मिश्रण तैयार करना है, कोई भी अगर फार्मूला अगर तैयार करना है, तो हमें उसका पहले उचित ज्ञान लेकर अपने डॉक्टर से बीमारी समझनी चाहिए। उस डॉक्टर द्वारा जो विधि समझाई जाती है, उस विधि के अनुरूप ही हमें कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, हमें डॉक्टर से ही मेडिसिन लेनी चाहिए कि डॉक्टर को पता रहता है कि किस मौसम में कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के साथ हमने खानी है। अगर दूध के साथ खानी है, ठंडे के साथ खानी है, गर्म के साथ खानी है, उसमें परहेज़ क्या है, फिर ही हमें पूरा आराम आ सकता है। अगर जो बात करें कि जैसे कि हम बाकी एलोपैथी या होम्योपैथी की बात करें तो डॉक्टरी सलाह लेना लोग ज़रूरी समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद का जब बात आती है तो लोग बड़े ही आसान तरीके से उपचार करना शुरू कर देते हैं और अपनी खुद का नुस्खा बनाते हैं और अपने ही शरीर पर उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये मुलाकात आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है जो हम लोग आज लाइव हो रहे हैं जी। इसी टॉपिक पर ये मुलाकात थोड़ा बताना चाहते थे कि इसी चीज़ से हमें बचना चाहिए। फार्मूले बहुत सी किताबों में लिखे जाते हैं, पुराने फार्मूले लिखे हुए हैं, वो 100% के करीब ठीक रहते हैं, परंतु उसका सेवन, उसकी बनाने की विधि, उसको साफ़ करने की विधि, उसको टेम्परेचर पर पकाने की विधि, कौन सी वस्तु किस चीज़ के साथ खानी है, उसका सेवन कैसे करना है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। अगर हम लोग खुद बाज़ार से कोई भी जड़ी बूटी लेके उसका हमने मिश्रण बनाकर तैयार करके खाना शुरू कर दिया, उसका हमें फ़ायदा बहुत कम होने वाला है और नुकसान ज़्यादा होने वाला है। ये बात समझने वाली है। तो बहुत बड़ी बात की है, जैसा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 4 मौसम हमेशा रहते हैं। यहाँ सर्दी भी मिल जाएगी, गर्मी मिल जाएगी, बरसात भी मिल जाएगी और आपको शीत ऋतु भी मिल जाएगी। ऐसे मौसम में हर क्षेत्र के फल के हिसाब से, उसके मौसम के हिसाब से दवा बनती है। लेकिन अगर जो हम बात करें इंटरनेट की जानकारी, तो हमें वो मौसम के हिसाब से नहीं बताती, वो सिर्फ इतना ही बताती है कौन सी औषधि खाने से किस बीमारी से हमें लाभ मिलता है। लेकिन मौसम बहुत प्रभाव डालता है शरीर पे ऊपर, जिसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे कि बालों का झड़ना, बाल का रंग सफ़ेद हो जाना आजकल बहुत ही आम बात हो चुकी है, तो क्या इस पर भी मौसम प्रभाव डालता है?
बालों का झड़ना या बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये हमारे लाइफस्टाइल के साथ संबंधित है। अगर हम बालों को ऑयलिंग ज़्यादा अच्छी तरह नहीं करते या शैम्पू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फाउंडेशन वगैरह जो बालों में लगाते हैं जिसको हम स्ट्रेटनिंग कहते हैं वो लगाते हैं, कलरिंग करते हैं, तो बालों का झड़ना हम रोक नहीं सकते। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे दादा दादी या नाना नानी या उससे बड़े हमारे जो लोग थे वो बालों में सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल बालों में लगाते थे, सरसों का तेल लगाते थे। बाल काफ़ी लंबे समय तक नहीं झड़ते थे और काले रहते थे, घने रहते थे। परंतु आजकल फैशन के दौर में जैसे ये चल रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। और मौसम के अनुरूप अगर बालों में हम तेल नहीं लगाएंगे तो बाल जड़े ही जड़ेंगे। तो जैसे कि हर शरीर के अंग की रचना के हिसाब से उसकी देखभाल करनी होती है, इसी तरह शरीर की अगर जो हम किसी शरीर में दुष्प्रभाव आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, तो शरीर की रचना के हिसाब से ही उसका उपचार होता है। ये औषधि आयुर्वेद की साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम दूसरा या अलग हो सकता है अगर जो आप बिना सलाह के अपनी औषधि खुद तैयार करके, बिना किसी चिकित्सक से सलाह किए बिना आप अगर जो औषधि तैयार करके लेते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछनी है, जैसे कि आयुर्वेद में 80% तक औषधियाँ हमें हमारी किचन से ही मिल जाती हैं, तो वो मसाला तो हम रेगुलर अपनी खान पान में इस्तेमाल करते रहते हैं, वो तो हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ गई है, लेकिन उसको किस तरीके से अलग किया जाता है जिससे कि उस शरीर की आहार से औषधि बन जाए? ये बीमारी की रचना के हिसाब से इसका सेवन होता है। आपने जो कहा कि 80% औषधि हमारी किचन में मिल जाती है, ये बात सत्य है, परंतु हम उसके आदी हो जाते हैं। अगर बीमारी के हिसाब से उसका जो चिकित्सीय अनुपान है वो करना पड़ेगा, फिर ही हमें बीमारी से निजात मिल पाएगी। वो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी औषधि कितनी मात्रा में हमें लेनी है, फिर ही हमें फ़ायदा मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बात करें, आजकल हर किसी को पेट गैस की समस्या है। हर घर में 1-2% शुगर मरीज के आ जाते हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं पेट गैस की समस्या के लिए, तो जैसा कि पेट गैस के लिए आयुर्वेद में जीरा अजवाइन तो हमें औषधि बताई गई है, हम इस्तेमाल भी करते हैं रोज़ाना, उसके बावजूद भी गैस होती है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण सेवन में या मात्रा में अंतर है? सेवन में भी अंतर है, मात्रा में भी अंतर है, हमारे खान पीन में भी अंतर है। हम बीमारी देख लेते हैं, बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाते। पेशेंट अगर अपने हिसाब से पेट में गैस आ गई, ये अजवाइन ले लिया, जीरा ले लिया, परंतु गैस का कारण क्या है, कारण देखे बगैर अगर हम कोई भी इलाज करेंगे तो हम ठीक होने वाले नहीं हैं। कारण तो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। आपकी डाइट के हिसाब से आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितनी मात्रा में खाना है, रात का भोजन जल्दी खाना है, सूरज डूबने से पहले खाना है, रात को सोते समय दूध पीना कि नहीं पीना, रात को चावल खाने के नहीं खाने, रात को दही खाना कि नहीं खाना। ये एक डॉक्टर पेशेंट की संरचना के हिसाब से उसको सही गाइडेंस दे सकता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या खाना है, क्या बंद करना है, फिर ही हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ये नहीं है कि जो वस्तु आपको सूटेबल है वो मेरे को भी सूटेबल हो, जो मेरे को सूटेबल है आपको सूटेबल हो। हर व्यक्ति की तस्वीर अलग है, किसी को वात की प्रॉब्लम है, किसी को पित्त की प्रॉब्लम है, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, किसी को कॉम्बिनेशन के साथ कोई प्रॉब्लम है। वो एक अनुभवी डॉक्टर, अनुभवी वैद्य वही पेशेंट की रचना देख के उसकी बीमारी समझकर वही उसका प्रॉपर इसका हल निकाल सकता है। इसीलिए हमारा निवेदन यही है कि आप जहाँ कहीं भी हो, कोई उचित डॉक्टर ढूंढकर उसको अपनी बीमारी के लक्षण बताकर चेकअप प्रॉपर कराकर अपना इलाज करवाना चाहिए। इधर उधर अपने हिसाब से कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन खासकर आयुर्वेदिक में उससे बचना चाहिए। तो ये तो रही बात आयुर्वेद की, जिसमें कि हमने बात की आयुर्वेद उपचार इंटरनेट से उठाया जाता है, लेकिन आज के समय में लोग डाइट भी, अपना खान पान कैसा रहेगा कैसा नहीं, दिनचर्या तक उठाते हैं। कई लोग पानी अधिक पीना, कई पानी अधिक कम पानी पीना, लेकिन क्या उस पर भी शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही डाइट बनती है? जो लोग इंटरनेट से उठा के एक ही हर अलग अलग प्रकृति वाले एक तरह की डाइट शुरू कर लेते हैं, तो उसका भी दुष्परिणाम मिल जाता है। जैसे पहले आपको बताया कि हर व्यक्ति की संरचना अलग होती है, हर व्यक्ति का खान पीन उसकी तस्वीर अलग होती है। वो अपने अगर कोई बीमारी आपको महसूस होती है तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। तो बाकी रही डाइट का, अगर बात करें तो डाइट के लिए खान पीन में अगर आज हम बात करें तो कहने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत भी महसूस होती है कि ज़्यादातर मिलावट वाली चीज़ें का सेवन ज़्यादा हो रहा है। सीधे अगर हम बात करें दूध से लेकर
देसी घी तक हम प्योर नहीं है। जब तक पंजाब में ख़ास करके या हमारे इंडिया में डेयरी उद्योग को प्रफुल्लित नहीं किया जाता, डेयरी उद्योग से मेरा संबंध है पशुपालन, पशुपालन को प्रफुल्लित नहीं किया जाएगा, हम लोग बीमारियों से बचने वाले नहीं हैं। संरचना हमारे शरीर की दूध, दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, अगर ये हमारे पास शुद्ध है तो हमें कोई भी ठीक होने से नहीं रोक सकता, हम लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आज हमारे घर में, गांव में दूध, दही, पनीर, लस्सी के अंबार लग जाएं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, ये मेडिकल स्टोर्स काफ़ी हद तक इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़ी बात की है कि मिलावट वाला खान पान ही हमें हमारे शरीर को रोगी बनाता है। और बात करें आज के समय में तो आधुनिक समय ज्यों-ज्यों होता जा रहा है, पशुपालन कम होता जा रहा है। एक समय था हर घर में एक पशु होता था, लेकिन आज के समय में इंसानों की आबादी तो बढ़ गई लेकिन पशुपालन कम हो गया, जिसके कारण खपत पूरी करने के लिए मिलावटी दूध, मिलावटी दही, मिलावटी पनीर आज बनना शुरू हो गया है। मिलावटी खाना खाने के बाद हमें कैंसर जैसी भयानक रोग हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध आहार मिलेगा कहाँ? अगर जो पशुपालन ही कम होता जा रहा है तो शुद्ध आहार मिलेगा कहाँ? सबसे बड़ा ये भी सवाल है। तो जैसा कि मिलावटी खाना खाने से कई भयंकर रोग हो जाते हैं, तो इसका निदान क्या पशुपालन दोबारा शुरू करना चाहिए? 100% पशुपालन हमारे समाज को बहुत अच्छे ढंग से बचा सकता है। अगर जैसे खपत के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्ति किस ढंग से हो रही है। प्लास्टिक की थैली में दूध आ रहा है, प्लास्टिक की डब्बी में दही आ रहा है, प्लास्टिक की डब्बी में हमारे मसाले आ रहे हैं, प्लास्टिक के डब्बों में हमारा देसी घी आ रहा है, प्लास्टिक के डब्बों में हमारे अचार पैक होके आ रहे हैं जो हम लोग खुद घर में तैयार करते थे। प्लास्टिक का हमारे बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, इसको बंद ही करना चाहिए। किसी रेस्टोरेंट से अगर हम लोग खाना मंगवाते हैं वो भी प्लास्टिक के कंटेनर में बंद होके आ रहा है। बाज़ार से हम हलवाई से दूध लेने जाते हैं वो भी प्लास्टिक की थैली में पैक होके आ रहा है। बाज़ार से हम लोग कुछ भी लेके आते हैं वो प्लास्टिक की थैली में लेके आ रहे हैं। इवन पानी की बोतल जो हम बाज़ार से लेते हैं वो प्लास्टिक की बोतल्स में पैक हैं, वो 1 दिन 2 दिन बाहर धूप में लगी रहती हैं, फिर हम लोग उसको फ्रीजर में लगाते हैं, फिर उसका पानी पीते हैं। इसी तरह हमारे कोल्ड ड्रिंक है वो भी धूप में लगे रहते हैं, इसका इफेक्ट तो आएगा शरीर पे। ऐसा भी कहा जाता है अगर जो प्लास्टिक धूप में पड़ा हो और अंदर उसके पीने का पेय पदार्थ कोई भी हो तो उससे कैंसर तक के भयानक रोग हो सकते हैं। ये स्टडी काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुकी हैं, आगे और भी इसके ऊपर स्टडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित होती रहती है। हमें ही बचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को काफ़ी हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। तो हमें ही बचना पड़ेगा, हमें ही अपने शरीर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अंत तक हमारा शरीर ही चलने वाला है। जब तक हम दुनिया पे हैं हमारा वजूद हमारे शरीर से ही होगा। निरोग शरीर, लंबी आयु हमारे शरीर से होगी। तो निरोग शरीर रखने के लिए हमें आहार ऐसा लेना होगा जो कि शुद्ध हो, और शुद्ध आहार, पशुपालन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर जो हमारे शरीर में कोई बीमारी या कोई रोग आ जाता है तो खुद ही अपना डॉक्टर ना बने, अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें और अपनी दवाई खुद बना के ना खाएं, क्योंकि हर किसी की शरीर की प्रकृति अलग होती है, हर शरीर की रचना अलग होती है और उस रचना के हिसाब से चिकित्सक आपको दवा देता है जो आपके शरीर को रोग मुक्त करती है। तो रोग मुक्त रहने के लिए अपने कदम जरूर उठाएँ, अपने सलाह डॉक्टर से ज़रूर लें। और लाइव भारत आज आपसे यही अपील करता है कि निरोग रहें, स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिएं। उसके लिए स्वस्थ खान पान और साथ में चिकित्सक की रेगुलर सलाह ज़रूर लेते रहें। लाइव भारत की इसी खबर के साथ हम लेते हैं विदा, फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक दें इजाज़त। कैमरामैन सुखविंदर कोहली के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।